हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीके विद शुभम। तो पिछला जो लेक्चर हमने देखा था उस लेक्चर में मौलिक अधिकारों की बात की थी और मौलिक अधिकारों का भी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है हम लोग जिसको पढ़ते हैं वो है जो 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 14 तक का हिस्सा है। और उस मौलिक अधिकारों में समानता की बात की गई है। तो जो समानता की बात थी, समानता का अधिकार, वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। वो कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का हिस्सा समानता का अधिकार था। इससे पहले भी 2 अनुच्छेद थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। वो भी हमने पढ़े थे कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है और अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है। तो आज का जो ये वीडियो है ये भी मौलिक अधिकारों का जो अगला गुच्छा है 18 के बाद में 19 से जो शुरू होता है उसकी बात करता है। कौन सा होता है? 19 से लेके 22 तक। क्या है ये? 19 अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद 22 तक का टुकड़ा जो कि स्वतंत्रताओं की बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार। और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये 2 हिस्से दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसमें से ये स्वतंत्रताओं का अधिकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 में कितने भाग हैं, किन भागों में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या क्या बातें दे रखी हैं अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेंगे कि 19 में कौन कौन सी बातें कही रखी हैं। तो अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पॉइंट में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। ऐसे ये मूल अधिकार जो मूल संविधान था उसमें ये 6 प्रकार की नहीं थी। मूल संविधान में यह 7 प्रकार की थी। जब भी मूल संविधान की बात करेंगे एक स्वतंत्रता इसमें कम कर दी गई है। वो कौन सी स्वतंत्रता थी? वो थी हमारी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो कि 44वें संविधान संशोधन से मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उसमें से एक स्वतंत्रता कम करके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कर दी थी। तो पहले समझेंगे कि 19 के फर्स्ट में लिखा क्या हुआ है। 19 के फर्स्ट में भी 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई, एफ छोड़ के, एफ नहीं है जो कि हटा दी गई थी, जी है, इसको स्मॉल जी बनाते हैं। तो इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 के फर्स्ट में दे रखी हैं। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट जिसमें बताया गया है 19 के फर्स्ट में बताया गया है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन से? ये ए, बी, सी, डी, ई और जी। तो इसमें से पहली प्रकार की स्वतंत्रता है उसको क्या बोलते हैं? भाषण, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है 19 के फर्स्ट के ए में, और दूसरे में बात की गई है, अगर 19 के फर्स्ट के ए की बात की जाए तो दूसरे में भाषण के बाद में, जैसे हम लोग भाषण देंगे तो कहाँ देंगे? सभा इकट्ठा करेंगे। तो सीधी सी बात है, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता है। मतलब हम लोग सभा आयोजित कर सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। सभा आयोजित करेंगे वो भी विदाउट वेपन्स, कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए आपके पास, बिना हथियारों के। बिना हथियारों के सभा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे ही सी पॉइंट्स हैं। तो सी पॉइंट में बताया गया है कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की
स्वतंत्रता। तो मतलब पॉइंट ए में बताया गया है कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है। पॉइंट ए में बताया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी पॉइंट में कहा गया है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब यह है कि हम लोग भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे पास, सभा इकट्ठा कर सकते हैं बिना हथियारों के, संघ एवं संगठन बना सकते हैं, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। देखो हर पॉइंट में कुछ ना कुछ और एडिशनल चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे इसमें कहा गया है कहीं भी आ जा सकते हैं, आ तो कहीं भी जा सकते हैं पूरे भारत में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जैसे कि जहाँ के जो लोग हैं जैसे आदिवासी लोग हैं वहाँ पे आने जाने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध अभी भी है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा द्वीप है जहाँ से वो निकलती है, वो जो कॉन्वॉय निकलता है अगर कोई गाड़ियों का, तो वो भी एक साथ में ही निकलता है, अकेले नहीं जा सकते वहाँ, और उसका भी एक टाइम फिक्स है। तो ऐसी कई सी जगह हैं जो कि मतलब अपवाद हैं एक तरीके से। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और कौन सी स्वतंत्रता है? कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी रह सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है व्यापार करने की स्वतंत्रता। भाई आप रहेंगे कहीं तो आप व्यापार भी कहीं भी और किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनका आप व्यापार कर सकते हैं, पता चला आप कोकिंग का व्यापार करने लगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला के इतनी सारी स्वतंत्रताएं हम लोगों को 19 के फर्स्ट में दे रखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कि क्या है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद होंगे, वाद मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के केस होंगे उनको भी निपटाते हम लोग साथ साथ में ही चलेंगे। तो सातवां अधिकार जो हमसे छीना गया है वो कौन सा अधिकार है? वह संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हमसे कब छीन लिया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किसकी सरकार थी? कल ही बताया था, मोरारजी देसाई की सरकार। अब ये क्यों छीना गया, इसके पीछे डिबेट है। बात यह है कि पुराने समय में बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी किसी राजा महाराजाओं के पास, किसी जमींदारों के पास, तो बहुत सारी ज़मीनें होती थी। अब ये जो संपत्ति का अधिकार था ये हमारा जो है मूल अधिकार था। मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते। क्यों नहीं छीन सकते? क्योंकि आर्टिकल 13 में यह लिखा गया है कि अगर मूल अधिकार कोई राज्य छीनता है तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो हमारा मूल अधिकार है और वो हमारा जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसका बचाव करता है। तो मूल अधिकार की बात हो गई। तो ये संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार था, तो जिसके पास 100-100, 200 बीघे, 500-500 बीघे खेती थी वो भी अपने आराम से मजे कर रहा था, बहुत सारी खेती थी। अब सरकार उनसे छीन नहीं सकती। जब भी सरकार छीनती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि उनका अधिकार है। जब सरकार ने 1978 में इस अधिकार को ही खत्म कर दिया, तब सरकार ने एक सीमा कर दी कि आपके पास कितनी जमीन हो सकती है, कितनी संपत्ति हो सकती है, और बाकी जो इसके अलावा संपत्ति होगी वो सरकार को आपको देनी पड़ेगी। तो ये बात हुई थी। इसी को F19 फर्स्ट F बोलते हैं, जिसको संविधान संशोधन में अमेंड कर दिया गया। अब भाषण और अभिव्यक्ति की बात करते हैं। तो भाषण का मतलब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी, तो ये एक तरीके का भाषण हो गया। लेकिन अगर अभिव्यक्ति की बात आ जाती है तो ये एक विस्तृत बात है। अभिव्यक्ति का मतलब हम एक्सप्रेशन, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। स्पीच मतलब बोलना, और अभिव्यक्ति की बात आती है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम इशारे करके एक्सप्रेशन कर सकते हैं, हम गा कर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात, हम अपना आर्ट बना के कर सकते हैं, हम अपना जो है कुछ भी किसी भी तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है तो आप मतलब किसी न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल लिख के कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे कोई बात लिख के कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कोई चीज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी बात बताई गई।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कई सारे केस आए हैं, जैसा इसमें एक केस आया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद, इस वाद में क्या हुआ था कि इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो सूचना का अधिकार है, क्या बात हुई थी एसपी गुप्ता की तरफ से, इन्होंने कहा था कि जो सूचना का अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए और मौलिक अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। अब सूचना के अधिकार की बात मूल संविधान में कहीं बात नहीं कही गई, लेकिन कई सारे मामलों में व्याख्या की गई है। देखो आप सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि कभी भी संविधान की जब व्याख्या की जाएगी तो केसेस के तौर पे ही की जाएगी। जैसे कोई उसके पास नया केस आ गया, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, एक ऐसा केस आ गया जो बात संविधान में लिखी ही नहीं है। जैसे इसमें संपत्ति के सूचना के अधिकार के लिए एसपी गुप्ता का केस आ गया। अब सूचना का अधिकार का कोई बात कहीं नहीं कही गई थी पूरे संविधान में, लेकिन बात कहाँ पे आई, बात एसपी गुप्ता ने रखी और कहा हमको सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में चाहिए। तो वो किस अनुच्छेद में इसको जोड़ते हैं, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी में इस चीज को जोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी सूचना का अधिकार कैसे हो सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस हम तभी करेंगे जब हमको उस चीज के बारे में सूचना होगी। तो इस चीज को लेके ये सूचना का अधिकार एसपी गुप्ता के मामले में अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सूचना का अधिकार होगा, और सूचना का अधिकार इसीलिए आज मौलिक अधिकार है। तो एसपी गुप्ता वाला मामला हो गया। और भी कई सारे केस हैं, जैसे नवीन जिंदल जो हैं कांग्रेस के नेता हैं और एक व्यापारी हैं बहुत बड़े, तो उनका अभी 20 साल पहले जो है केस हुआ था, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। तो इस केस में क्या हुआ था, नवीन जिंदल वाले मामले में नवीन जिंदल ने क्या किया कि अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, अपनी फैक्ट्रियों में इन्होंने क्या किया कि भारत का जो तिरंगा झंडा है इन्होंने तिरंगा फहरा दिया। तो इनके ऊपर केस हो गया कि आप जो है तिरंगा नहीं फहरा सकते। तो इन्होंने जब केस लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है। कैसे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत कैसे आ सकता है? जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी तरीके से आपकी आज़ादी है कि आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे ही नवीन जिंदल ने क्या किया, अपनी बातों के एक्सप्रेस करके अपने राष्ट्रवाद को एक्सप्रेस करने के लिए वो तिरंगा झंडा लगाया था। ये बात इस केस में कही गई और इनको सही ठहराया गया और उनको कहा गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए ये ऐसा काम कर सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। तो कई सारे ऐसे वाद आए गए इसको एक्सप्लेन किया गया और ये चर्चा में ज़्यादा रहता भी है। जैसे अभी पद्मावती मूवी आई थी, उसको लेके बहुत चर्चा में हुआ था। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती भी है। अब बात करते हैं कि ये तो 19 के फर्स्ट की बात थी। 19 के फर्स्ट में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, और 19 के सेकेंड से लेके 19 के 6 तक क्या दे रखा है। 19 के सेकेंड से 19 के 6 पॉइंट तक ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इनको किस तरीके से छीना जाता है, और छीनेगा कौन, राज्य। राज्य का मतलब सरकार। अब राज्य का मतलब सरकार भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। अब इस समय समझ लीजिए आप कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चक्कर में आप कहीं भी घूम नहीं सकते, तो इसको छीना ही तो जा सकता है। और उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से छीना जा सकता है कि अगर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा होगा तो आपको ये जो स्वतंत्रता है छीन ली जाएंगी, या अगर पहले से संभव चीज़ें होंगी कि आप जो है कोई अपराध ऐसा कर सकते हैं तो आपको पहले से ही गिरफ्तारी हो सकती है। ये इन सभी पॉइंट्स में लिखा हुआ है। और किसी देश से जो है भारत के जो संबंध जिस चीज़ों से खराब होते हैं, आपकी वजह से अगर खराब होते हैं, तो उस
समय जो है ये स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं। पता चला कोई विदेशी मंत्री आ रहा है तो आप जो है रोड पे बीचों बीच रोड पे खड़े हो गए, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ये स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं और वो रोड ही ब्लॉक कर दी जाती है, वहां आने जाने की स्वतंत्रता आपकी खत्म कर दी जाती है। ये भी बात हो गई। तो 19 वाला मामला तो खत्म हो गया। अब बात आता है अनुच्छेद 20। क्या कहता है अनुच्छेद 20? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब संरक्षण की बात कही गई, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या बात है इसमें? 3 पॉइंट्स हैं कि किसी भी व्यक्ति को सजा उसी के हिसाब से मिलेगी जब उसने कोई कृत्य किया होगा। मतलब जिस समय का कृत्य होगा उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। मतलब पता चला आपने कोई जैसे कोई चोरी किसी व्यक्ति ने की 2010 में और 2011 में उस सजा के लिए थोड़ा सजा बढ़ा के दे दी गई, तो वो क्या किया जाएगा, उसको कम सजा ही दी जाएगी 2010 वाली, क्योंकि उसने 2010 में चोरी की थी और 2010 में सजा कम थी। तो जिस समय वो सजा होगी उसी समय की सजा उसको मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक सजा की बात कही गई है, और उसके बाद में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो गवाही देने के लिए खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पता चला कि पुलिस पकड़ के ले गई, आपको खूब कूट पीट रही है और कह रही है अपने खिलाफ गवाही दे दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यह संविधान में ऐसा ये वर्जित बात कही गई है, ऐसा नहीं कर सकती पुलिस। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। तीसरे में बताया गया है कि एक अपराध और एक अपराध के लिए एक सजा। इसका अगर भावार्थ निकालें तो अगर कोई एक अपराध करता है तो उसको 2 सजाएं नहीं दी जाएंगी, उसको सजा कितनी मिलेगी? 1 सजा मिलेगी। तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। क्या हुआ था 21 मई 1991 को, बताइए आप लोग क्या हुआ था? एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। 21 मई 1991 को क्या हुआ था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। और जो लिट्टे के प्रधानमंत्री थे, क्या उनका चुनाव प्रचार का ही टाइम चल रहा था, वो रैली में ही गए हुए थे मद्रास में, और लिट्टे के आतंकवादी थे। लिट्टे जो है श्रीलंका में एक गुट चलता था और वो उग्रवादी ग्रुप था, वो कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं था, उसको उग्रवादी ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि पहले भारत उसका ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन परिस्थिति बदलने के बाद में वो युद्ध वहाँ हो गया और भारत की लगभग 1200 से 1400 सैनिक वहाँ युद्ध में मर गए और श्रीलंका के साथ में। तो बड़ी समस्या हुई आगे। उसी संगठन के जो आतंकवादी थे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को कर दी थी। तो क्या हुआ था कि सत्र न्यायालय ने 1994 को उनको फांसी की सजा दी। किसकी सजा दी? फांसी की सजा दी। तो ये लोग कहाँ चले गए? मद्रास हाईकोर्ट चले गए, और मद्रास हाईकोर्ट की अपील में इनको 1998 में फांसी की सजा बरकरार रखी कि इनको फांसी ही मिलेगी।
तो आपके पास अगर आप निचली अदालत में जाते हैं तो निचली अदालत में अगर कोई आप सेटिस्फाई नहीं है उस निर्णय से तो आप ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अब इनको यहाँ भी फांसी मिली। 1994 में तो फांसी मिल ही गई थी, सत्र न्यायालय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दी। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इनको फांसी दे दी और 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट भी फांसी दे देता है तो राष्ट्रपति के पास यह अनुच्छेद 72 के अनुसार दया याचिका के लिए जा सकते हैं। दया याचिका डाल सकते हैं। किसके पास डाल सकते हैं? यह राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है कि वह चाहे तो ये अपने विवेक से चाहे तो राष्ट्रपति फांसी टाल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये लोग 2004 में गए थे और 2004 के बाद में राष्ट्रपति ने यह बात कहने में 7 साल लगा दिए। क्या कहने में? कि इनको फांसी ही दी जाएगी। और ये बात राष्ट्रपति ने 2011 में कही। क्या कही? कि इनको फांसी की सजा बरकरार रखी जानी चाहिए। तो समझिए 91 में राजीव गांधी की मृत्यु होती है। सत्र न्यायालय 1994 में फांसी दे देता है। मद्रास हाई कोर्ट जाते हैं, जब अपील करते हैं तो 98 में वो भी फांसी की बात कर देता है। सुप्रीम कोर्ट भी 2004 में फांसी की बात कर देता है और राष्ट्रपति भी 2004 के बाद में 2011 मतलब 7 साल ले लेता है केवल मना करने में। तो ये जो राष्ट्रपति वाला निर्णय था इसको इन्होंने फिर से मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इनकी फांसी तो बिल्कुल तय हो गई थी, लेकिन इन लोगों को क्या फांसी हुई? इनको फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं फांसी हुई? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति का जो ये मामला था, राष्ट्रपति ने जो निर्णय दिया था उसको मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि एक अपराध के लिए हमको 2 सजाएं मिल रही हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें 2 सजाएं कौन सी थी? देखिए, उनको 94 उनको पता चल गया था कि फांसी हो रही है, तो 94 के बाद में 98 में भी उनको फांसी हुई और 2004 में भी फांसी की बात की गई। तो ये तो समझ लो ये तो ट्रायल का पार्ट हो गया। लेकिन जो 2004 में फांसी इनको हो जानी चाहिए थी, उसकी बात इनको 2011 में पता चली कि इनको फांसी होगी। तब तक ये कितनी सजा काट चुके थे? ये 7 साल की सजा काट चुके थे। देखिए इस टाइम को नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल का पार्ट है और केसेस अमूमन ऐसे चलते भी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 2004 से लेकर 2011 तक का जो समय लगा है, इनके वकीलों ने कहा कि ये एक अपराध के लिए 2 सजा हैं। और इनके वकीलों ने एक पॉइंट और रखा कि हमारा जो क्लाइंट है ये 1994 से लेकर 2011 तक अपने दिमाग में रखे हुए है कि हमको फांसी होने वाली है, उसको मेंटल प्रेशर है, ये भी एक सजा है। तो ऐसे तो एक अपराध के लिए 3 सजाएं हो जाएंगी। तो ये बात जब सामने आई तो मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी जो फांसी थी उस पर रोक लगा दी और कहा इनको फांसी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सजा ये लोग पहले ही काट चुके थे। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 20 की बात हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इतना बड़ा है कि इस पे अगर हम लोग बैठ जाएं इस पे चर्चा करने के लिए तो पूरा दिन भी निकल सकता है अनुच्छेद 21 के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे कानून आ जाते हैं, बहुत सारे वाद आए हैं, बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं अनुच्छेद 21 की। तो इस पे बात करते हैं। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 21 में कि मतलब आपके प्राणों से कोई भी राज्य आपको वंचित नहीं कर सकता, आपको जीने का अधिकार है। तो इसमें एक केस मुझे याद आ रहा है, इसमें जीने की बात कही गई, जीने का अधिकार। मेरे हिसाब से 1985 के लगभग एक केस आया था,
मारुति बनाम कुछ ऐसे ही नाम था, भारत संघवाद आया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मतलब हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोले या ना बोले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका मन हो तो आप बोलिए, आपका ना मन हो तो ना बोलिए, ये आपकी समस्या है, आप बोलना चाहते हैं या नहीं। फिर मारुति जी ने इनको फंसा लिया, सुप्रीम कोर्ट को। क्या फंसा लिया? उन्होंने कहा कि हमको 21 में जीने का अधिकार है, हम जिए या ना जिए। तो सुप्रीम कोर्ट फंस गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की 2-4-5 साल समय लेके कि जीने का अधिकार तो है, हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है। इसका भावार्थ ये है, इसके अंदर की बात ये है कि जीने का अधिकार देता है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। तो ये बात कही गई। तो इसमें जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है, जीने का अधिकार है लेकिन ये मतलब गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप जीने का अधिकार दे रहे हैं, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार दे रहे हैं। तो इस जब भी ये जीने का अधिकार आता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण केस आता है मेनका गांधी। मेनका गांधी वाद, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। वाद की बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं ना, वाद का मतलब केस होता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह तभी पता चलता है कि ये चीज़ संविधान में नहीं लिखी है, यह संविधान में पूरी तरीके से नहीं लिखी है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो वो वाद ही आते हैं, जब केस आते हैं उसी के साथ वो अमेंड करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। तो मेनका गांधी के साथ 1978 में क्या हुआ था, फिर बता रहे हैं। 1978 की जिक्र बार बार आ रहा है। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और ये गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो इनको जो है विदेश जाने से इनको मना कर दिया गया था और इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर उसको जो है उसका पासपोर्ट, मतलब कुछ मामलों में तो नहीं, लेकिन अब आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो आप किसी का पासपोर्ट नहीं छीन सकते, क्योंकि विदेश जाने का पता चला किसी की तबीयत खराब है, ऐसी कंडीशन है कि उसको विदेश में ही उसका उपचार मिलेगा। तो ये तो जीने का अधिकार छीनना हुआ एक तरीके से। तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने बोल दिया कि इनको इनका जो है पासपोर्ट वापस मिलना चाहिए, ये भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक निजता का कानून, निजता का अधिकार आया था अभी हाल फिलहाल में, आधार कार्ड वाला जो बवाल चल रहा था, निजता का अधिकार। इसमें जो पार्टी थे वो के.एम. पुट्टास्वामी, ये जज ही थे सुप्रीम कोर्ट के ही, और इनका ये डिसीजन आया था कि निजता का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी था। और एक हैं मेहता साहब। तो मेहता साहब के जब भी केस आएंगे, मेहता बनाम भारत संघवाद, मेहता बनाम केरल राज्य, मेहता बनाम कर्नाटक राज्य, उन्होंने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। और जहाँ पे भी मेहता का नाम आएगा, ये वकील साहब हैं, वकील हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये केस करते रहते हैं। जहाँ पे भी बात आएगी मेहता बनाम केरल राज्य या कोई भी राज्य या भी कोई भी या भारत संघ, किसी भी बात आएगी तो मेहता का नाम जब भी आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इन्होंने पर्यावरण को ही लेकर जो है केस किया है। तो मेहता बनाम केरल राज्य की बात आई थी, इसका सन तो खैर मुझे याद नहीं आया अभी लगभग। तो इन्होंने शुद्ध पर्यावरण की बात कही थी, शुद्ध वायु की बात कही थी कि शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, शुद्ध वायु मिलना हमारा मौलिक अधिकार है। और यह कौन देगा? यह राज्य देगा, राज्य प्रयास करेगा कि हमको शुद्ध वायु मिले। भाई शुद्ध वायु मिलेगी तभी तो जी पाएंगे, तभी तो जीवन जीने का अधिकार पूरी तरीके से हमारे पास समर्थ होगा। तो कई सारी बात हुई। एक बहुत चर्चित और हास्यास्पद केस है 2011 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रामदेव बाबा जो है धरना कर रहे थे, धरना पे बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि काले धन को लेके बैठे थे। तो ये जो है रात में 12 बजे दिल्ली पुलिस गई और रामदेव बाबा जी को नींद से उठा दिया था कि चलिए हम आपको पकड़ने आए हैं।
तो ये नींद का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। तो बाबा रामदेव कहाँ रुकने वाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि गहरी नींद का अधिकार, आप गहरी नींद से किसी को नहीं जगा सकते, ये अभी एक अधिकार है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 21 में इसकी बात कही गई है कि नींद का अधिकार 2011 की बात है, इसका निर्णय 2012 में आया था लगभग, तो 12 में ऐसा हुआ था। और नींद का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता। और एक दो केस हैं, जैसे अरुणा शानबाग का केस है, भारत संघवाद, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद, इनको जो है ये इनके साथ रेप हुआ था और उस घटना के बाद में ये 35 साल तक जो है कोमा में रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका था कि जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, और ये इच्छा मृत्यु मांग रही थी। तो 35 साल कोमा में रहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ, इनको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। तो अरुणा शानबाग की बात हो गई। और एक केस आया था कि एक और भी केस था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो कई सारे केस हुए थे और बहुत सारे केस हैं जो इसमें देखिए, आप बता दें, आपको फ़ोन टेपिंग का मामला हो वो भी है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार हो, चाहे महिलाओं के लिए कार्यस्थल पे उत्पीड़न का अधिकार हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामले हैं इसमें देखो, ये रामदेव वाला तो मामला हो ही गया, मोहिनी जैन वाला मामला है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों के लिए क्या होगा, मतलब निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। उसको इन्होंने 21 के ए में जोड़ भी दिया। 21 के ए में क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अब ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और ये किस मामले में आया था, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ, ये बात आई थी। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 की बात यह है। और अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 22 में भी 3 चीजें कही गई हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं इसमें? अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण की बात कही गई है। निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण, देख लेते हैं, छोटा सा है इसको भी। निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण, इसमें भी 3 बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी का कारण जानना चाहिए, मतलब कारण पूछना, मतलब कोई भी पुलिस वाला आपको अगर गिरफ्तार करने आता है तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। आप कारण पूछ भी सकते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि अपना मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता है आपके पास, कि आप वकील कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं वकील से, और आप बिना इसके वकील के अगर आप ना बोलना चाहें कुछ भी तो ऐसा कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जो मजिस्ट्रेट होगा आपके जिले का, उसके सामने 24 घंटे के सामने आपको पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया कि आने जाने का समय छोड़कर। अब जैसे पता चला कि कोई अपराधी पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश का अपराधी गया और चेन्नई में पकड़ा गया, आने में ही 3 दिन लग जाएंगे। तो उस 3 दिन को छोड़ के बाकी अगले जो 24 घंटे होंगे
उसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलों में, जैसे कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे पहले कानून चलता था मीसा, पोटा और कई सारे मामले चलते हैं, जैसे रासुका अभी भी चलता है। और रासुका में कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उसको ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। उसके लिए आप 3 महीने तक उसको बंद कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। अगर 3 महीने से भी ऊपर करना है तो 4 सदस्यीय टीम का गठित करना पड़ेगा और उसमें जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई संविधान में मौलिक अधिकार की स्वतंत्रताओं की, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगले वीडियोस में हम जो है 23 से लेके आगे जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे और बहुत जल्दी अगले 2 वीडियोस में ये पूरी तरीके से मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। और आगे जो है मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में मौलिक कर्तव्य और फिर जो जो भी चीज़ें होंगी वो आगे पढ़ते चलेंगे। साथ साथ में करंट की वीडियोस भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सीरीज़ शुरू कर दे करंट के वीडियोस की। हफ्ते में एक जो है क्लास आएगी करंट की, तो वो भी आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और स्वस्थ रहिए, यही कामना है हमारी। और वीडियोस देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।